किसी भी चुनाव के नतीजे वो सिर्फ आंकड़े नहीं होते हैं, वो दरअसल गवर्नेंस की एक इंजीनियरिंग होते हैं। आज हम झारखंड के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के 2024 के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन जीता, बल्कि ये समझना है कि वो क्यों जीता और सिंदरी के भविष्य के लिए इस जीत के मायने क्या हैं। देखिए, सिंदरी की कहानी को समझने के लिए हमें इसकी जमीन को, इसकी मिट्टी को समझना होगा। एक जमाना था जब यहाँ का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे इलाके की धड़कन हुआ करता था, आर्थिक जीवन रेखा था। हजारों परिवारों का चूल्हा उसी से जलता था। आज वो प्लांट बंद पड़ा है और उसकी खामोशी में एक बहुत गहरी आर्थिक पीड़ा छिपी हुई है। तो ये कहानी सिर्फ एक कारखाने के बंद होने की नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों के टूटने की कहानी है। और ये जो दर्द है, इसकी कई परतें हैं। सबसे पहले तो वो इंडस्ट्रियल जॉब्स चली गईं, जिससे सीधे सीधे कई घर प्रभावित हुए। फिर किसानों की आमदनी लगातार गिर रही है, जो उन्हें कर्ज के बोझ तले दबा रही है। और तीसरा, कोयला खनन की कड़वी सच्चाई, जो स्थानीय लोगों को रोजगार से कहीं ज्यादा विस्थापन और प्रदूषण दे रही है। तो जब पुराने रास्ते बंद हो जाते हैं और नए रास्ते खुलते नहीं, तो लोगों में एक बेचैनी पैदा होती है। तो इस आर्थिक तस्वीर के ऊपर है सिंदरी का सामाजिक तानाबाना। यहाँ की आबादी में ओबीसी वोटर्स का बहुमत है, खास तौर पर महतो और यादव समुदाय का। इनके साथ साथ अनुसूचित जाति के मतदाता और कुछ आदिवासी समूह भी हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण के लिए इस सोशल इक्वेशन को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब इस जनादेश की गहराई में उतरते हैं। 2024 के इस फैसले को समझने के लिए हम सबसे पहले नतीजों से मिले 3 सबसे बड़े संकेतों को समझेंगे। फिर इस उलटफेर के पीछे की वजहों का विश्लेषण करेंगे, कुछ पुराने ऐतिहासिक पैटर्न को देखेंगे और आखिर में एक असरदार शासन के लिए क्या खाका हो सकता है, उस पर बात करेंगे। तो ये आंकड़े असल में हमें बता क्या रहे हैं? देखिए, हर चुनाव का नतीजा अपने पीछे कुछ सिग्नल छोड़कर जाता है। ये वोटर्स के मैसेज होते हैं। सिंदरी में हमें 3 बहुत ही साफ संकेत मिले हैं, जो हमें बताते हैं कि असल में इस नतीजे को किस चीज ने शक्ल दिया। पहला संकेत है जीत का मार्जिन, जो बहुत ही मामूली है। ये चुनाव सिर्फ 3,448 वोटों के अंतर से तय हुआ, यानी महज 1.3% का फर्क। तो ये कोई लहर नहीं थी, ये एक बिल्कुल कांटे की टक्कर थी जो आखिरी वोट तक चली। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ के मतदाता कितने गहरे बटे हुए हैं। दूसरा संकेत है वोटर टर्नआउट में लगातार और जबरदस्त उछाल। जहां 2005 में लगभग 57% लोग वोट देने निकले थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 83% हो गया। ये नंबर सिर्फ एक स्टेटिस्टिक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ की जनता कितनी जागरूक और सक्रिय है और वो अपनी आवाज सुनाना चाहती है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये है कि ये जो जीत हुई वो जमीनी और असली मुद्दों की नींव पर बनी थी। लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या थीं? नौकरियां, बेहतर सड़कें, बिजली और पानी। तो ये जनादेश किसी राष्ट्रीय बहस पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों पर दिया गया एक फैसला था। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा इलाका जो लंबे समय से एक पार्टी का गढ़ माना जाता हो, वहां आखिर बदलाव आता कैसे है? चलिए अब इस उलटफेर के पीछे की वजहों को जरा ठीक से समझते हैं। इसके पीछे 2 मुख्य कारण काम कर रहे थे। पहला, एक ही पार्टी के लंबे शासन से वोटर्स में एक स्वाभाविक थकान आ जाती है, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। जब लोगों की शिकायतें लंबे समय तक अनसुनी रह जाती हैं, तो उनका गुस्सा एक ठिकाना ढूंढ ही लेता है। और दूसरा, विपक्ष की रणनीतिक समझदारी। पहले क्या होता था, विपक्ष का वोट कई उम्मीदवारों में बढ़ जाता था, जिसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलता था। इस बार विपक्ष ने एकजुट होकर सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा, जिससे वो बिखरा हुआ वोट एक जगह इकट्ठा हो सका। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इतना ज्यादा मतदान होना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की एक तरह से पुष्टि है। एक जानकारी भरी बहस का अधिकार और अपनी सरकार को चुनने की जिम्मेदारी, ये हर नागरिक की गरिमा का, उसकी डिग्निटी का हिस्सा है। और जब लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो अगर हम सार देखें, तो 2024 का ये नतीजा एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह था। एक तरफ जमीनी स्तर की गहरी समस्याएं थीं और दूसरी तरफ एक बदली हुई राजनीतिक रणनीति।
स्थानीय मुद्दे, सरकार के खिलाफ भावना और विपक्ष की एकता, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलीं तो बदलाव की जमीन तैयार हो गई। अब लंबी अवधि के रुझानों को समझने के लिए चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। पिछले चुनावों के वोट शेयर के डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो हम 2029 की दिशा को शायद बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। ये स्लाइड ये बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। आप गौर से देखें, 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी का वोट शेयर गिरा नहीं है बल्कि थोड़ा बढ़ा है। 35.6% से बढ़कर 38.3% हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जीत का कारण बीजेपी के बेस का टूटना नहीं था। जीत का असली कारण था गठबंधन का अपने बिखरे हुए वोटों को कामयाबी से एक साथ ले आना। जहां 2019 में जेएमएम को सिर्फ करीब 15% वोट मिले थे, वहीं 2024 में एकजुट उम्मीदवार को लगभग 40% वोट मिले। ये है असली कहानी। और ये बात हमें वापस उसी 83% के आंकड़े पर ले आती है। एक जागरूक वोटर सिर्फ वोट नहीं डालता, वो हिसाब भी मांगता है। इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में चुनाव सिर्फ पार्टी की वफादारी या नारों के दम पर नहीं जीते जाएंगे। चुनाव प्रदर्शन के आधार पर तय होंगे, काम के आधार पर तय होंगे। तो ठीक है, विश्लेषण तो हो गया, पर हम इस विश्लेषण से सीखते क्या हैं? यहां से आगे का रास्ता क्या है? अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर एक एक्शन प्लान पर आते हैं। एक ऐसा खाका जो किसी भी नेता के लिए असरदार तरीके से जीतने और शासन करने का एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। हम इसे चतुर्मुख या 4 चेहरों वाली रणनीति कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो चुनाव के हर पहलू को एक साथ साधती है। यानी कि चुनावी गणित, आप जो कहानी कह रहे हैं, जमीन पर आपका संगठन और जो जरूरी संसाधन है वो सब। तो इसके 4 कदम क्या हैं? पहला, चुनावी उन वोटर्स पर फोकस करें जो किसी भी तरफ जा सकते हैं और उनसे उनकी नौकरियों और स्थानीय जरूरतों की बात करें। दूसरा, कथात्मक, चुनाव की पूरी कहानी को बदलाव बनाम ठहराव के फ्रेम में गढ़ें। तीसरा, संगठनात्मक, हर एक बूथ पर एक मजबूत और एकजुट टीम तैयार करें। और चौथा, संसाधन, बड़े नेताओं को प्रचार में उतारें और सिविल सोसाइटी के समर्थन से अधूरे वादों को जनता के सामने रखें। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो खाका है ये सिर्फ चुनाव जीतने की कोई मशीन नहीं है। ये असल में चुनावी वादों से लेकर असरदार गवर्नेंस तक एक पुल बनाने के बारे में है। क्योंकि जीत तो सिर्फ एक शुरुआत होती है, असली काम तो अगले दिन से शुरू होता है। और यहीं पर प्रभावी शासन की एक और गहरी जिम्मेदारी सामने आती है। एक वोटर का भरोसा सिर्फ आपके वादों में नहीं होता, बल्कि इस बात में भी होता है कि आप उसकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा कैसे करते हैं। भारत के कानूनी ढांचे जैसे कि डीपीडीपी के तहत सहमति और गोपनीयता सबसे ऊपर हैं। इस भरोसे को कायम रखना किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया की बुनियाद होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमें एक सीधे सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। 2024 का जनादेश बिल्कुल साफ था। लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शिकायतों पर वोट दिया: नौकरी, सड़क, बिजली, पानी। अब सवाल ये है कि इन शिकायतों को दूर करने के लिए एक विश्वसनीय योजना क्या है? एक स्थायी विश्वास बनाने के लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। और हमें ये नंबर कभी नहीं भूलना चाहिए, 1.3%। जीत का अंतर सिर्फ इतना था। ये जश्न मनाने का जनादेश नहीं है, ये एक प्रोबेशन पीरियड है। नई लीडरशिप को लोगों का भरोसा जीतने के लिए बिना थके काम करना होगा और ये साबित करना होगा कि वो इस जिम्मेदारी के लायक हैं। क्योंकि दिन के अंत में राजनीति का असल मकसद यही है। असली लक्ष्य एक ऐसा सिंदरी बनाना होना चाहिए जहां हर युवा के पास आगे बढ़ने का मौका हो, हर किसान अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करे और हर परिवार सम्मान और गरिमा के साथ अपनी जिंदगी जी सके। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।